पश्चिमी जगत के एक प्रमुख राजनीतिक विचार प्लेटो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। प्लेटो सर्वप्रथम विचारकों में से एक है जिसने राजनीतिक विज्ञान को एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के लिए प्रयत्न किया। प्लेटो उस महान श्रृंखला की एक अहम कड़ी है जिसने यूरोप और यूनान में राजनीतिक विचारों की एक श्रृंखला शुरू की और राजनीतिक विज्ञान को एक सुसंबद्ध रूप दिया। प्लेटो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और महान राजनीतिक विज्ञानी और महान विद्वत्वेता अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने अपने जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे और उनके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी उन घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने एक आदर्श राज्य, एक आदर्श न्याय व्यवस्था और उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था के सिद्धांत भी दिए। प्लेटो ने अपने जीवन में एथेंस और स्पार्टा का युद्ध भी देखा, पेलोपोनेशियन युद्ध, जो कि लगभग 30 साल तक चला था, 430 से लेके 400 ईसा पूर्व तक। उन्होंने 399 ईसा में सुकरात को दिया गया मृत्युदंड भी देखा था और उन्होंने एथेंस में जो व्यक्तिवाद समाहित हो गया था उसको भी उन्होंने देखा था। इन सब घटनाओं ने उनके जीवन को झकझोड़ा और उन्हें एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और उसी प्रेरणा से उन्होंने एक आदर्श राज्य की संकल्पना तैयार की। आदर्श राज्य सही तरीके से चल सके उसके लिए न्यायपूर्ण और समाज की एक रूपरेखा तैयार की। न्यायपूर्ण समाज बना रहे उसके लिए उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया और शिक्षा के सिद्धांत के बाद व्यक्ति भ्रष्ट न हो जाए, वो अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाए, उसके लिए उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। अरस्तु के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं, माफ कीजिएगा, प्लेटो के जीवन से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक चीजें जिन्हें हम पहले सार रूप में जान लेते हैं। उसके बाद हम प्लेटो के प्रमुख विचार और आदर्श राज्य की संकल्पना, उसके बाद में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, उसके न्याय सिद्धांत और उसके साम्यवाद के सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व के करीब हुआ था। उनके जन्म का नाम एरिस्टोक्लीस था, परंतु उनके हष्टपुष्ट शरीर और चौड़े कंधों के कारण उन्हें प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो ने अपने जीवन में पेलोपोनेशियन युद्ध भी देखा, जो कि जैसा कि हमने पहले बताया 430 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक चला था। 399 में सुकरात को जहर दे दिया गया और सुकरात को जहर देने की घटना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ थी। सुकरात को जहर देने के बाद उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया और 399 से लेकर 387 तक उनका जीवन कहाँ बीता उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये माना जाता है कि इस काल के अवधि में उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण किया और शिक्षा अर्जन का भी प्रयत्न किया। 387 ईसा पूर्व में प्लेटो इटली के सिसिली शहर में पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात लियोन से हुई और लियोन के माध्यम से उनकी मुलाकात वहाँ के शासक सिसिली में एक छोटा सा राज्य सिराक्यूज, वहाँ के शासक से हुई। सिराक्यूज उनके दर्शन से प्रभावित हुआ, उनसे सीखने की कोशिश की, परंतु वैचारिक मतभेद होने के कारण वहाँ के शासक ने उन्हें स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया। स्पार्टा के राजदूत ने उन्हें बेच दिया। बेचने के बाद में प्लेटो के ही एक मित्र ने उन्हें खरीद के उन्हें वापस एथेंस पहुंचाया। एथेंस पहुंचने के बाद प्लेटो ने अपना जीवन पूरा शिक्षा को समर्पित कर दिया। उन्होंने 386 ईसा पूर्व में अकादमी की स्थापना की
अपने जीवन के अगले 40 वर्ष उन्होंने वहीं अकादमी में अध्ययन और अध्यापन करते हुए बिताए। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो का देहांत हो गया। जब वो अपने किसी शिष्य के यहाँ विवाह समारोह में गए हुए थे, उसी दौरान रात को शयन में उन्हें मृत्यु ने अपने आगोश में ले लिया। प्लेटो ने अपने जीवन में जो व्यवस्थाएं दी, हालांकि उन्होंने सुधार के भी प्रयत्न किए, परंतु उन्होंने एक आदर्शात्मक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिसमें समाज की कुरीतियों, बुराइयों और मानव प्रकृति की बुराई को हटाया जा सके। अनेक साहित्य की रचना की। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, और बहुत सारी पुस्तकों में से सबसे प्रमुख पुस्तक रिपब्लिक है। रिपब्लिक के पश्चात लॉज है। लॉज के अलावा भी उनकी 3-4 पुस्तकें हैं। स्टेटमेंट्स हो गया, या अपोलॉजी हो गई, क्रीटो हो गया, ऐसी कई, थ्रीफो हो गई, सोफिस्ट हो गया, ये सारी रचनाएं प्लेटो की रचनाएं रही है। परंतु 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं: रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉ। इसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो रचना है वो है रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात रिपब्लिक न्याय से संबंधित। तो न्याय पे भी बहुत ज़्यादा बल देते हैं। उनकी न्याय की अवधारणा उनके अन्य विचारों का भी आधार रही है, और न्याय व्यवस्था आदर्श राज्य के लिए भी आवश्यक है, और न्याय की व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी वो अन्य सिद्धांतों का प्रणयन करते हैं, उनका निरूपण करते हैं। अब प्लेटो की शैली का जहाँ तक सवाल है, लेखन शैली का जहाँ तक सवाल है, वो विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक मानी जाती है। हालांकि मेटरसिक उनकी लेखन शैली को न तो निगमनात्मक मानते हैं, न आगमनात्मक मानते हैं, उनके अनुसार वो रचनात्मक है। पर मुख्य तौर पर उनकी रचनाओं में निगमनात्मकता, विश्लेषणात्मकता देखने को मिलती है, और बहुत सारी उनकी रचनाएं द्वंदात्मक और संवादात्मक शैली में लिखी गई हैं। और ये जो शैली है, संवाद शैली, खासकर उनकी सुकरात से प्रेरित है, क्योंकि सुकरात अपने जीवन में जब भी विचार विमर्श करते थे तो वो संवाद या प्रश्नोत्तर शैली में करते थे, और यही शैली हमें प्लेटो के विचारों में देखने को मिलती है। प्लेटो की विचारों के संबंधित एक प्रमुख सिद्धांत जिसका हम अध्ययन अभी करेंगे वो है उनके आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य का सिद्धांत प्लेटो के दिमाग में क्यों आया? क्योंकि एथेंस में उन्होंने जो अव्यवस्था देखी, वो खुद एथेंस से संबंधित थे। एथेंस में उन्होंने जो व्यवस्था देखी, उस व्यवस्था में उनको लगा कि एथेंस में व्यक्तिवाद घुस चुका है। व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपने लोभ लालच के वशीभूत होकर राज्य और समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार सुकरात को जब जहर का प्याला लोकतंत्र में दिया गया तो उनका लोकतंत्र पर विश्वास हो गया, और उनका मानना था कि अच्छे शासक तैयार किए जाने चाहिए। अब अच्छे शासक कैसे तैयार हो सकते हैं और वो उनकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो इन्हीं के आधार पर एक आदर्श राज्य की भूमिका, आदर्श राज्य की संरचनात्मक भूमिका वो तैयार करते हैं। आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य होगा जिसका संचालन दार्शनिक शासक द्वारा किया जाएगा। अब दार्शनिक शासक कैसे बनेंगे, उसके लिए प्लेटो एक नई पूरी व्यवस्था देता है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत वो व्यक्ति जो शिक्षा करेंगे, शिक्षा अध्ययन करने के बाद में फिर से शिक्षा अर्जित करेंगे, उन शिक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो आगे की शिक्षा लेंगे 20 से 30 वर्ष तक। उन शिक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो अगले 5 वर्ष तक और शिक्षा लेंगे, जिसमें दर्शन की शिक्षा का प्रावधान होगा। उस शिक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो अगले 15 वर्षों तक व्यवहारिक जीवन की शिक्षा लेंगे, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा थी वो केवल सैद्धांतिक शिक्षा थी। व्यवहारिक शिक्षा 15 वर्ष लेने के बाद में जो व्यक्ति रहेंगे वो दार्शनिक शासक या राज्य के शासन संचालक या प्रमुख भूमिकाओं को निभाने के योग्य होंगे। प्लेटो ये मानता है, और उसके आदर्श राज्य का ये प्रमुख आधार भी है, कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। यानी जो तत्व व्यक्ति में छोटे स्तर पे पाए जाते हैं, कम रूप में पाए जाते हैं, वही राज्य में वृहद रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अतः जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही
राज्य होगा। तो अगर व्यक्ति को चारित्रिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से मजबूत कर दिया जाए, व्यक्ति को न्याय के प्रति संघर्षपूर्ण बना दिया जाए, व्यक्ति को सच्चा और त्यागपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया जाए, तो राज्य में भी वो गुण दृष्टिगोचर होंगे। अब व्यक्ति में चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, उसको नैतिक और न्यायपूर्ण कैसे बनाया जाए, उसके लिए प्लेटो एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करता है जो राज्य से संचालित हो। राज्य ही व्यक्ति को एक ऐसी शिक्षा दे सकता है जो सर्व कल्याणकारी, सर्व के हितों को समझने वाली और राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाने वाली हो सकती है। क्योंकि व्यक्तिगत हाथों में शिक्षा रखने का नतीजा एथेंस में प्लेटो देख चुका था। अतः प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए राज्य नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था की। राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था करने के पश्चात प्लेटो कहीं ना कहीं ये मानता है कि शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात दार्शनिक शासक हो या सैनिक वर्ग अर्थात संरक्षक वर्ग, वो अपने कर्तव्य से पदच्युत हो सकता है, वो अपने कर्तव्य को भूल सकता है। क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति संपत्ति के कारण, परिवार के कारण, अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों से, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। तो संरक्षक वर्ग यानी कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक अपने कर्तव्यों से विमुख न हो और निरंतर उसमें जुड़े रहे, इसके लिए वो साम्यवाद का सिद्धांत है। साम्यवाद के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि संरक्षक वर्ग न तो संपत्ति रखने की अनुमति होगी, न ही परिवार रखने की। यानी कि संरक्षक वर्ग के व्यक्ति न तो विवाह कर पाएंगे, न अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रख पाएंगे। अब इन सब की प्रेरणा उसे तत्कालीन व्यवस्थाओं से मिली, जिसका अध्ययन हम प्लेटो की साम्यवाद की व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। और तात्पर्य यह है कि प्लेटो की कोई मौलिक योजना नहीं थी। तत्कालीन समाजों में इस तरह की व्यवस्थाएं थी, उन्हीं को प्लेटो ने क्रमबद्ध किया, सुसंगत बनाया और उस व्यवस्था को आदर्श राज्य की परिकल्पना से जोड़ दिया। अब प्लेटो की जो ये योजना है आदर्श राज्य की, वह योजना यथार्थ के धरातल पर लागू करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि वो जो शिक्षा व्यवस्था देता है या वो समाज व्यवस्था की परिकल्पना करता है, वो यथार्थ में लागू नहीं हो सकता। जैसे कि अगर साम्यवाद की योजना है तो वो परिवार सिस्टम या कह लीजिए कि पति पत्नी के संबंधों को पूर्णतः खत्म कर देता है। जब परिवार ही नहीं रहेगा, चरित्र निर्माण का आधार क्या होगा? वर्तमान में भी हम देखते हैं कि परिवार व्यक्ति का सबसे बड़ा चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। प्लेटो उसी परिवार पे आधार करता है। इसी प्रकार संपत्ति का दुरुपयोग होता है, ये चीज मान सकते हैं, परंतु संपत्ति का प्रयोग समाज सेवा में और अन्य कल्याणकारी कार्यों में भी व्यक्ति करता है। संपत्ति व्यक्ति के आगे बढ़ने का भी प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वह व्यक्ति को कई सुविधाएं प्रदान करती है, व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है और संपत्ति के माध्यम से ही व्यक्ति कई बार या संपत्ति के प्रभाव या उसके प्रति झुकाव के कारण व्यक्ति कहीं ऐसे काम करता है जो समाज में व्यापक स्तर पर संपूर्ण विश्व के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। तो संपत्ति का दुरुपयोग एक हद तक मान्य है। मान्य का तात्पर्य है कि हम मानते हैं कि संपत्ति का दुरुपयोग होता है, परंतु सदैव दुरुपयोग हो ऐसा भी नहीं है। कई बड़े बड़े हम व्यक्ति देख सकते हैं जिन्होंने अरबों की संपत्ति अर्जित करने के बाद में करोड़ों रुपए या अरबों रुपए वापस दान भी कर दिए और वो समाज के हित का कार्य भी करते हैं। तो प्लेटो का परिवार को तोड़ना और संपत्ति को पूर्णतः सार्वजनिक रूप से मान लेना, यह व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से यथार्थ के तहत पर लागू करना संभव नहीं है और न आज तक हो पाया है। जैसा कि वर्तमान में भी हम साम्यवादी सरकारों जहाँ स्थापित हो पाया है, वहाँ पे न तो राज्य समाप्त हो पाया, न परिवार समाप्त हो पाए, न धर्म समाप्त हो पाया है, न व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो पाई है। अतः ये योजना कार्यान्वित करना लगभग कठिन है। इस चीज़ को प्लेटो ने भी बाद में स्वीकार किया और आगे की रचनाओं में उसने कई सुधार भी किए, खासकर दार्शनिक शासक की अवधारणा के संदर्भ में। इसी प्रकार
एक मूलभूत कमी आदर्श राज्य की अवधारणा में ये भी है कि वो सारी की सारी शक्ति दार्शनिक शासक को दे सकता है। तो इसके अगर दार्शनिक शासक समझदार है तो अच्छा शासन हो सकता है, परंतु समय के साथ और मानवीय जो स्वभाव है उसके अनुरूप कई बार व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित भी हो जाता है। तो संभावना ये भी है कि दार्शनिक शासक निरंकुश बन जाए और अत्याचार करने लग जाए। उस समय क्या होगा, प्लेटो कुछ नहीं करता। दूसरा, प्लेटो ने सब कुछ दार्शनिक शासक को छोड़ के कानूनों की पूर्ण उपेक्षा कर दी है। अब कानून, जैसे कि अरिस्टो कहते हैं, भावना रहित विवेक, वह निष्पक्ष होकर न्याय करता है, परंतु व्यक्ति भावनाओं का पुतला है। वो कहीं ना कहीं जाके गलत व्यवहार कर सकता है, गलत निर्णय दे सकता है समय परिस्थितियों के अनुसार। अतः कानून की उपेक्षा करना प्लेटो द्वारा सही नहीं है, भले ही वो आदर्श राज्य की परिकल्पना कर रहा हो। तो ये आदर्श राज्य की एक बड़ी कमी है। तो कानून को यथासंगत स्थान न देना प्लेटो के आदर्श राज्य की एक कमी है। इसी प्रकार प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को शिक्षा से लगभग वंचित कर दिया और आगे बढ़ने का मौका विशेष सैनिक या संरक्षित वर्ग को ही मिलता है। तो ये मान लेना कि व्यक्ति में या कुछ योग्यता विशेषकर कुलीन वर्ग में होती हैं या उत्पादक वर्ग में नहीं होती या वो आगे नहीं बढ़ सकता, ये एक तरह से अप्रजातांत्रिक दृष्टिकोण भी है, अमानवीय दृष्टिकोण भी है। प्लेटो खुद कुलीन वर्ग से संबंधित था, अतः उसने कुलीन वर्ग को प्रमुखता दी और उत्पादक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा। हालांकि वो उन्हें परिवार और संपत्ति की अनुमति देता है, परंतु फिर भी कुलीन वर्ग के पास कुछ विशेष अधिकार रखना या फिर उत्पादक वर्ग को दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया में शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित न करना, ये प्लेटो के विचार की आदर्श राज्य के विचार की प्रमुख कमियां हैं। एक बिंदु ये था कि आदर्श राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो व्यक्ति में वो 3 गुणों की बात करता है, जिसे हम आगे न्याय व्यवस्था वाले सिद्धांत में समझेंगे। तो 3 गुण ये है कि व्यक्ति में तृष्णाएं होती है, साहस की भावना भी होती है और बुद्धि भी होती है, बौद्धिकता भी होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं और यही 3 गुण राज्य में भी आते हैं। इसी के अनुरूप वो राज्य को 3 वर्गों में भी बांटता है आदर्श राज्य को। तृष्णा वाला उत्पादक वर्ग, साहस वाला सैनिक वर्ग और बुद्धि वाला दार्शनिक वर्ग या दार्शनिक शासक वर्ग। तो जो राज्य है वह व्यक्ति का ही विस्तारित रूप है, अतः वह व्यक्ति की शिक्षा और व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर अधिक बल देता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का कुछ सकारात्मक बिंदु अगर उभर के आता है तो वह ये है कि वह व्यक्ति के निर्माण और व्यक्ति के आत्मविकास पर बल देता है, व्यक्ति के ज्ञान के विकास पर बल देता है। ये प्लेटो के आदर्श राज्य की, जिसे आप ब्रॉड आउटलाइन कह सकते हैं या मुख्य अवधारणा के मुख्य बिंदु हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत।